नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 5वें सेमेस्टर के अंदर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी शुरू की है। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहे तो हमारी जो वित्तीय व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफें होती हैं। तो हमारी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी अच्छी हो जाए, इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक भी दिया गया है कि ये हम उसके बारे में कुछ बेसिक समझ सकें, ताकि जब भी कहीं जाएं बैंक में लोन लेने के लिए या बिजनेस खड़ा करते हैं, किसी के पास से कुछ फंड्स लेते हैं, तो हमारा बिजनेस साल दर साल प्रॉफिट करता रहे। हमने जो टर्मिनोलॉजी देखी थी उसमें जो आगे का पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। आज तक हम 21 अलग अलग टर्मिनोलॉजी देख चुके थे माइक्रो टर्मिनोलॉजी जो हमारे सिलेबस में है। आज हम ये माइक्रो टर्मिनोलॉजी में ये 4 टर्म है वो समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में आप जब प्रोजेक्ट चलने लगता है तो आपकी अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है या आप खुद अकाउंटेंसी करते हैं तो आपको ये 4 स्टेटमेंट ज़्यादा आने चाहिए। इससे भी बहुत ही चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बेसिक समझेंगे। पहली चीज है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले जब हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, लॉस के लिए कभी नहीं करते हैं। फिर भी इसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तो यही है कि प्रॉफिट अकाउंट ही बने, लॉस का अकाउंट बनना ही नहीं चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसे सिनेरियो आ जाता है कि जब मार्केट की कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से हमें फायदे के बदले नुकसान हो जाए, इसलिए इसका नाम ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट रखा है। अभी ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में जो बताया गया है ये हम जरा देखें। प्रॉफिट एंड लॉस, उसको ये टर्म P&L भी बोलता है, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है कि उसमें हमें पूरी जो हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब आमदनी, और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस मतलब जो भी खर्चा हो रहा है। कॉस्ट और एक्सपेंस में भी थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उस पर डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो जो भी हमारी कंपनी है उसमें हम कहाँ से पैसे पा रहे हैं, तो पा रहे हैं या हम खर्चा कर रहे हैं, तो पूरा स्पेसिफिक पीरियड होता है, दिखा है ना उसमें, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। उसमें क्या कभी कभी 3 महीने का होता है या 6 महीने का होता है या पूरे साल का होता है। तो उतने समय के दरमियान आपका जो खर्चा हुआ है और आपने जो आमदनी की है, इनकम की है, उनके बीच में जो स्टेटमेंट डिफरेंस बनता है वो दिखाने का जो पूरा समरी होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में एक एनसाइक्लोपीडिया भी है, तो उसमें हम जरा जाके देखते हैं इंटरनेट पे। इन्वेस्टोपीडिया जैसे हम अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए एनसाइक्लोपीडिया आता है, तो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी समझने के लिए, फाइनेंस के लिए कुछ भी नॉलेज चाहिए, इसके लिए एक अमेरिका की कोई एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया जानी जाती है। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दिखी है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो क्या होता है उसके बारे में मैंने वहां से एक समरी ली है, वहां देखते हैं। तो वो पूरा उसने एक पेज बना के रखा है, वो बहुत अच्छी तरह से उसको मॉडरेट भी करते हैं, लिखने वाला भी होता है, उसको रिव्यू करने वाला भी होता है, और ये अभी 28 अप्रैल को इसको रिव्यू किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें जैसे बताया कि कितनी आमदनी है और खर्चा कितना है। कभी कभी हम कहावत भी सुनते हैं अपने गुजरात में, आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपये का। तो अच्छी बात नहीं है। हम गुजराती में बोलते हैं पछड़ी वाली सोड़ तना है, तो हमारी पछड़ी कितनी है और हमारी सोड़ कितनी है वो जानने के लिए प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पूरे कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाना चाहिए। अभी अभी आप देखेंगे कंपनी के अलग अलग रिजल्ट आएंगे, सितंबर के अंदर दूसरी तिमाही पूरी हो गई, या हमारा जो इंडिया में अभी चल रहा है 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो पूरा उसका स्टेटमेंट आता है प्रॉफिट लॉस का। लेकिन कंपनियां अभी 3-3 महीने में भी निकालती हैं, तो अप्रैल मई और जून का एक निकालती हैं, और जुलाई अगस्त सितंबर का भी निकालती हैं। और ये 6 महीने का भी हुई, काफ़ी कंपनियों का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहे हैं, वो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो उसमें आपका पूरा
उसका डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन मैं उसका सीधा एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसा होता है। तो उसका एग्जाम्पल उसने दिया है कि क्या होता है कि उसने लिखा है कि 2013 और 2014 का एक एग्जाम्पल दिया है। 12 मंथ एंडेड December 31। तो पहली चीज तो ये समझनी है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जो है वो पूरे पीरियड का निकलता है, एक दिन का नहीं दिखेंगे। कभी हमारा बिजनेस है, एक दिन में कुछ हो इनकम होगी भी नहीं। समझो कि आप एक छोटी सी मोबाइल की दुकान लेके बैठे हैं और आज के दिन में एक भी ग्राहक आया नहीं, तो एक भी ग्राहक मतलब आपकी इनकम नहीं और आपका खर्चा तो हो गया। आपने चाय पानी पिया है या आपका जो भाड़ा दिया है, लाइट का बिल चला है, तो खर्चा तो हुआ है, लेकिन आज कोई इनकम नहीं हुई है, तो आज के दिन का लॉस है। तो ऐसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कोई पर्टिकुलर डे का नहीं होता है, वो हमेशा स्पेसिफिक पीरियड का होता है। उसमें पूरे 90 दिन में या 180 दिन में या पूरे साल में कुल कितनी आमदनी हुई है और कुल कितना खर्चा हुआ है उसका समरी निकालना होता है। तो ये पूरा एनुअल स्टेटमेंट है, उसका एग्जाम्पल है। तो उसने सबसे पहले लिखा है सेल्स एंड रेवेन्यू। तो जो 2013 में कितना था और 2014 में, तो सेल्स और रेवेन्यू में उसने 3 क्लासिफिकेशन किया है। तो सेल्स ऑफ मशीनरी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें उसने कितना रुपया कमाया है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वो कुछ भी चीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब अपने जो बेचते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मैंने बताया था, वो उसमें से उसको कितना मिला है। किसी को ब्याज पे दिया है तो मतलब पैसा, तो उसमें भी आ जाता है, वो भी देते हैं। और टोटल उसका कितना हुआ, तो दोनों का मिला के करते हैं तो प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू बोलते हैं। तो इतना मेरा वकरा है, वकरा हम गुजराती में वकरो कहें ना, आमदनी में। उसके बाद उसने खर्च लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें भी उसने कुछ वर्गीकरण। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आप जो अपना बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपने जो चीज बेची है उसका कितना खर्चा हो गया, आपका सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कितना, सेलिंग का एक्सपेंस कितना है, जनरल एक्सपेंस कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, जो हम ईसीसी में पढ़ रहे हैं, ओवरहेड्स वो सब। R&D में कितना खर्चा किया, आपने कितना ब्याज दिया है, ये सब मिला के उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकला। तो ये दोनों जो है उसके ऊपर से डिफरेंस निकाल के उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी उसमें कुछ आपका कोई दूसरा इनकम है वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद उसका कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट बनता है टैक्स देने के पहले। वो जो टैक्स देने के पहले बनता है उसके बाद अलग अलग टैक्स लगता है। कोई टैक्स फ्री जोन है तो वहाँ टैक्स नहीं लगता है, या अलग स्लैब में चलता है। तो उसके बाद जो निकलता है उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसके बाद आपका एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से वो पूरा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पूरे पीरियड के लिए बनता है, लेकिन उसमें हमें वो सेल्स एंड रेवेन्यू दो ही चीज देखनी होती है। ये चीज हमें ध्यान में, इसमें हम एसेट प्रॉपर्टी ये सब नहीं देखते हैं कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, देखिए मैं इतने पैसे वाला हूं। तो प्रॉफिट और लॉस का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। कभी कभी तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसका डिप्रिसिएशन बीच में डाल देते हैं तो भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें कितना खर्चा हो रहा है और हम कितनी इनकम कर रहे हैं वही देखना है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या पड़ी है वो देखना नहीं होता है। तो ये पहली बात, और ये हमारे लिए ये बेसिक बात है। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो भी देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसी तरह दूसरी जो स्टेटमेंट हमें देखना है हमें वो बैलेंस शीट देखना है। एक चीज समझनी है पहले कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद ही बैलेंस शीट बना सकते हैं, पहले बैलेंस शीट नहीं बनती है। इसलिए मैंने नाम उसका ऊपर रखा है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपने जो भी मैनेज कर रहे हैं उसको बोलना है बनाओ, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद अभी जो बैलेंस शीट बन रही है तो वो बैलेंस शीट क्या है, तो उसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने वही इंसाइक्लोपीडिया में से लेके यहाँ को पेस्ट करके रखी है प्रेजेंटेशन में। बैलेंस शीट क्या है, इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reports a company's asset, liabilities and shareholders equities at a specific point in time and provides a basis for computing rates of return and evaluating its capital structure। फुल स्टॉप नहीं, भूल गया हूं मैं टॉपिक। ठीक है, तो इसमें यहाँ हमारा इनकम क्या है वो नहीं बोल रहा है, हमारा खर्चा क्या है वो नहीं बोल रहा है, यहाँ ये 3 चीज दिख रहा है। और पिछले जो डिफिनेशन थी बैलेंस शीट, इट वाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब उसमें रेंज होती है, पहली डेट और दूसरी डेट दोनों के बीच में क्या है उससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है।
और यहां जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं इट इज स्पेसिफिक पॉइंट, उस दिन क्या है वो हमें कहना होता है। तो ज्यादातर एक बैलेंस शीट हमारे देश में 31 मार्च को बनती है, या 31 दिसंबर को बनती है, या 30 सितंबर को बनती है, या 30 जून को बनती है। बैलेंस शीट इधर उधर कहीं किसी भी दिन भी बनाने की अच्छी आदत नहीं है। हमें पर्टिकुलर कब जब भी कोई अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो उस दिन वो देखते हैं, वो अलग चीज है। एट दिस पॉइंट आपकी बैलेंस शीट मुझे दिखाओ, तब आपको बनानी पड़ती है कभी कभी, वो वंस इन अ ब्लू मून जैसा है। लेकिन बैलेंस शीट आपकी एक ही तारीख लगती है उसमें। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें आपको स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट दोनों देना पड़ता है। आज की तारीख में आपके पास कितनी एसेट्स है, आपकी संपत्ति क्या है, इसमें मतलब आपकी जमीन है, आपके मकान है, आपके मशीन है, जो कुछ भी है, ये सब एसेट उसमें गिनी जाती है। उसमें आपके लॉकर में कितने पैसे पड़े हैं, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, जितना भी जमा है आपका, वो संपत्ति गिनी जाती है उस तारीख को। उस तारीख को आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी है, मतलब आपको जो बैंक में से लोन लिया है तो कितने का लिया है, आपको कहीं उधारी चुकानी है तो कहीं कितनी चुकानी है। किसी के पास माल उधार पे लिया था तो आपके माल दिखाते कि मेरे पास इतना माल पड़ा है, 50 लाख का कॉटन पड़ा है मेरे पास, कापड़ का व्यापारी हूं मैं तो, लेकिन 50 लाख वो व्यापारी को देना बाकी है तो वो अच्छा नहीं है ना। तो ये सब आपको जो देना बाकी है वो जिम्मेदारियां हैं, लायबिलिटीज। तो वो भी उस दिन को कितना आपका जिम्मेदार बाकी है वो देखना है। और तीसरा है शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब आप जो पैसे निकालते हैं वो खुद के होते हैं या शेयर होल्डर के होते हैं। तो शेयर होल्डर के कितने पैसे इसमें है, इस वक्त शेयर आपने कितना बेचा हुआ है, वो भी आपको देना होता है। तो ये कुल मिला के जो स्टेटमेंट बनता है वो बैलेंस शीट होता है। मतलब जो हमारे जैसे इंजीनियर है जो फाइनेंस के बारे में एकदम स्पष्ट नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों को सेम ही समझ लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस में आपको आमदनी और खर्चा देना होता है, बैलेंस शीट में आपको आपकी संपत्ति और आपके ऊपर रहा हुआ ऋण वो देना होता है, और साथ में शेयर होल्डर का कितना पार्ट है उसमें, उसका शेयर कितना है वो दिखाना होता है। अभी इसके बारे में भी जो एनसाइक्लोपीडिया बताता है वो देखते हैं। यह आप देखेंगे, ये भी किसी ने लिखा हुआ आर्टिकल है, उसको भी उसने किसी ने एडिट भी किया है, ये भी अभी 13 मई को ही एडिट हुआ है। तो ये लोगों की एक अच्छी चीज है एनसाइक्लोपीडिया में, लोग अपने आप अपने हिसाब से सब नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है मैंने वैसे बताया, लेकिन बैलेंस शीट में तो इतना बड़ा है कि उसके बारे में आप एक साल तक पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो भी रखा है उसने, लेकिन मैं वो दिखाना नहीं चाहता। लेकिन इसने बैलेंस शीट की फॉर्मूला दिखाई कि बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, यह देखिए आप। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला यह है कि आपके पास जितनी एसेट है, क्या कैश है, इन्वेंटरी है, माल पड़ा हुआ है, अंदर स्टोर में भरा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कैश प्रॉपर्टी इन्वेंटरी जो मिला के एसेट, वो किसके बराबर होना चाहिए, आपकी लायबिलिटीज। मतलब आपको जो भाड़ा देते हैं, आप जो पगार करते हैं, या दूसरे यूटिलिटीज में टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, पानी का बिल है, टैक्सीज है, लोन्स है, उसकी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी उस दिन की है, वो जमा शेयर होल्डर्स की इक्विटी। उसने भी हमारे यहाँ कुछ पैसे रखे हुए हैं, ये मेरे पैसे नहीं है, इससे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसने सामने से दिए हैं पैसे, तो वो मांगेगा नहीं। लेकिन लायबिलिटी वाला तो उघरानी करने के लिए आ जाएगा, चलो भाई मेरा पैसा दो। तो ये दोनों का टोटल हमारी एसेट के बराबर होता है। तो ये जो है बैलेंस शीट हमारी होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ उसने डॉलर में रख के रखा है, उसका भी मैं एक सिंपल यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ उसने लिखा है एसेट क्या है, उसने कोई एक कंपनी का यहाँ सैंपल भी दिया है, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है मिलियंस ऑफ डॉलर। अपने इंडियन कंपनी नहीं है, अमेरिकन ये साइट है, उसने बना के दिया। तो एसेट में क्या है, तो एसेट में भी क्लासिफिकेशन होता है, क्या करंट एसेट होती हैं, तो उसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास 5 6 6 9 कितना मिलियन डॉलर पड़ा हुआ, बहुत बड़ी कंपनी का ये डाल के रखा है। बाद में नोट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, मुझे जो मिलने वाला है इस, मतलब मुझे भी किसी के पास से लेना होता है तो यहाँ लिखा सकते हैं। इन्वेंटरीज, मतलब मेरे पास कितना क्रूड ऑयल पड़ा है या कितनी क्या क्या प्रोडक्ट पड़ी है वो भी दिखा सकते हैं, मटेरियल सप्लाई। दूसरी कोई करंट एसेट है तो वो भी दिखा सकते हैं। वो सब जमा करके टोटल एसेट में लिखे हैं 3,54,628 मिलियन डॉलर की उसकी एसेट है, ये कंपनी की एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन। उसके बाद इसकी लायबिलिटीज क्या है, तो ये लायबिलिटीज अभी देखते हैं। अभी ये लायबिलिटीज देखिए आप, तो उसकी करंट लायबिलिटीज क्या है,
तो बोलते हैं कि हमारी इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि मेरे नोट्स एंड लोन्स पेएबल मुझे इतना देना बाकी है, दूसरे को के जो अकाउंट्स है वो मुझे पे करना इतना बाकी है, इनकम टैक्स मुझे इतना देना बाकी है, अभी मेरे पास बैंक फांसी पड़े, मैंने बैंक को जमा नहीं किया है। बाद में लॉन्ग टर्म डेट, मतलब ये लंबे समय अवधि के लिए जो ऋण लेते हैं उसके बारे में वो भी लिखा है उसने। तो ये सब हमें अभी इसने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बराबर हमारा बिजनेस होगा नहीं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो उसका एक टोटल बनाना होता है। उसके बाद उसने जो तीसरा पोर्शन दिया है वो ये इक्विटी। इक्विटी मुझे कहाँ कहाँ क्या देनी है, तो ये कॉमन स्टॉक विदाउट पार वैल्यू, ये इसके फंडा में भी नहाना नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हमारा पानी नहीं है, हम शेयर वाली कंपनी बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम छोटी रख रहे हैं। फिर भी अगर चाहिए तो हमारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इक्विटीज में जो शेयर में देना है वो सब यहाँ है। अर्निंग री इन्वेस्टेड, तो इतना जो अर्निंग हुई थी वो री इन्वेस्ट की है। और एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें उसने एक पैरेंथेसिस में दिखा है। पैरेंथेसिस मतलब वो नेगेटिव चीज होती है, तो हम कभी भी ये स्टेटमेंट में हम माइनस की सिंबल यूज नहीं करते हैं, उसको इसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो ये पूरी इक्विटी उसकी कितनी है, तो ये उसने क्या 1,96,831 की हो गई, इतना मिलियंस की। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 3,54,000 होने चाहिए, तो ऊपर भी इतने हो जाते हैं। तो मतलब ये दोनों का टोटल एक समान सा हो जाना चाहिए, तो हमारी बैलेंस शीट सही है। बैलेंस शीट में कहीं भी इधर उधर आप जाते हैं तो उसका मतलब नहीं रहता। बैलेंस शीट आपका बिजनेस की हेल्थ बोलती है कि आपका पास कितनी एसेट है और आपकी जिम्मेदारियां कितनी है। और जब भी आपका बिजनेस में आपकी जिम्मेदारियां जो है उसमें इम्बेलेंस आता है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बैलेंस शीट तो मिलनी ही चाहिए। बैलेंस शीट बहुत ही उपयोगी चीज है। वहां इससे क्या होता है, जो हमें पैसे देते हैं, इन्वेस्टर हैं या दूसरे शेयर मार्केट वाले हैं या बैंक वाले हैं, उसकी एनालिसिस करके उसको पता चलता है ये कंपनी कैसी अच्छी है या बुरी है, तो उसके हिसाब से मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो दूसरे लोगों को भी पता चलता है। और उसी के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग ये बैलेंस शीट में भी इसका घपला करके दिखाते हैं कि दूसरों लोगों को अच्छा लगे कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, और बाद में इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये तो कंपनी एकदम बेकार थी, उसने गलत बैलेंस शीट बताई थी। तो इसके लिए भी कोई गलत बैलेंस शीट न बनाए, उसके लिए उसको ऑडिट करना जरूरी है। तो बैलेंस शीट की ऑडिट भी की जाती है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पानी में नहीं जाते हैं, उसके बाद वाली टर्म देखते हैं। तो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनती है। इसके बाद वाला है एक 24 और 25 नंबर। ये थोड़ा हमें समान ही लगता है। एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट ही है, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी स्टेटमेंट था, बैलेंस शीट का भी स्टेटमेंट था। तो ये चार मेजर स्टेटमेंट है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से कोई भी पहले आगे पीछे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद ही बैलेंस शीट बनती है, ऐसा इसमें वो नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले बनना चाहिए वैसे, क्योंकि फंड उसमें कैश आ ही जाता है, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये दोनों एक साथ में ही समझते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये भी एक प्रकार का डिस्क्लोजर है। मतलब हम सबको बताते हैं कि हमारे यहाँ बाहर से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये फ्लो है। और कैश फ्लो में भी यही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें भी एग्रीगेट डाटा है कि कैश का इनफ्लो कहाँ से हो रहा है और बाहर कहाँ जा रहा है। मतलब कैश का फ्लो और फंड में जो फ्लो है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको हमारे हिसाब से समझने का प्रयास करें। समझो कोई आपने एक पाइप लगाई है, तो एक पाइप में समझो कि कोई पानी जा रहा है, तो पानी का जिससे वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो का स्टेटमेंट बनेगा कि वाटर कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। समझो उसमें ऑयल आ रहा है तो ऑयल का फ्लो बनेगा, ऑयल फ्लो का स्टेटमेंट बनेगा। अभी इसमें समझो आपका एसिड का पाइप है तो एसिड का फ्लो बनेगा। तो ठीक इसी हिसाब से जो हमारा ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है, कुछ कैश में होता है। मतलब वो कैश में होता है, कैश का जो फ्लो होता है, जो कैश हमारे पास आती है या जाती है, उसका जो पूरा समरी बनता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनता है। और ये जो फंड में है वो उसमें फंड ट्रांसफर होता है। कैश और फंड में क्या फर्क है, तो कैश और फंड के बारे में यहाँ थोड़ा समझाया हुआ है, ये वो समझ लेते हैं। कैश कैन बी डिफाइंड एज अ मनी रेडीली अवेलेबल विद द एंटरप्राइज। तो कैश फ्लो में कैश का ही फ्लो देखना होता है।
और फंड्स रिफर टू ईच एंड एवरी फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फर्म, लाइक कैश है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल है, जो कुछ भी है, तो उसको हम फंड बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो फर्क है, उसी के हिसाब से यहाँ जो नाम दिया गया है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, उसको समझना है। जैसे ये बेसिक कंपनी मीनिंग क्या होता है, उसका टाइप क्या है, तो ये सब भी दिया है, लेकिन इसके पानी में जाना नहीं है अभी हमें। हम जितना मैकेनिकल है उतना ही रखते हैं और एकदम बेसिक पे ही रहते हैं। समझने के लिए कहता हूँ यहाँ कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल कैश आउटफ्लो दैट पेज फॉर बिजनेस एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब ये भी कोई पीरियड के लिए ही बनता है। तो जैसे हम पानी का बैलेंस देखते हैं अभी, समझो क्या आपके घर में पानी आता है, कितना आता है, तो बोले 5,000 लीटर आता है। पूरे एक सप्ताह में आप 5,000 लीटर पानी लेते हैं, तो ये आपका इनफ्लो है। कहां से आता है, तो इनफ्लो का सोर्स आपको पता है कि भाई मैं तो सीधा म्यूनसिपालिटी से, मेरे यहाँ कनेक्शन ही है, वहां ही आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको टैंकर मंगाना पड़ता है। तो पानी का इनफ्लो कहाँ होता है, आपकी टैंकी में। बाद में आपको आउटफ्लो दिखाना है कि पानी कहाँ गया 5,000 लीटर है। तो आप बोले कि भाई हमारा परिवार में जो हम पीने के पानी में 5,000 लीटर में से 500 लीटर पानी पीने में यूज कर लिया पूरे सप्ताह में। बाद में दूसरा 500 लीटर हमने मुंह धोने में, हाथ धोने में, या सब्जी धोने में, या कुछ भी यूज कर लिया। बाकी का 4,000 लीटर कहाँ है, क्योंकि 4,000 लीटर में अभी 3,000 पड़ा है अभी, तो बाकी 1,000 कहाँ गया। तो आप बोल सकते हैं उसको मैंने गार्डन में पानी पिलाने में यूज कर दिया। तो इस हिसाब से आपके पास पूरा पानी जो आता है और जाता है उसका ब्रेकअप है क्या, तो उसका आप वाटर फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उसके ऊपर से पूरे डैम में से उसका पानी आता है, उसका महीने का बिलिंग ही 10-10 लाख या 25 लाख के ऊपर पानी का जाता है। तो जो पानी आता है उसके लिए उसको वो मीटरिंग रखते हैं, उसका मेजरमेंट रखते हैं कि या वहां पूरा उसका सम्प भर जाए। उसके बाद जो जो प्लांट में जाता है, समझो एसिड प्लांट में मैंने कितना पानी भेजा, बाद में सल्फेट के प्लांट में कितना पानी भेजा, बाद में यूटिलिटी प्लांट में कितना पानी भेजा, पावर प्लांट में कितना पानी भेजा, कूलिंग टावर में कितना पानी भेजा। जहां जहां भी जो पानी भेजता हो वो उसके हिसाब से उसके पास स्टेटमेंट रहना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से अपने यहाँ भी केस जो आ रहा है और केस जो जा रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं कमा के लाते हैं, कितने लाए, तो समझो महीने 25,000 लेके आए, तो 25,000 आ गए, अभी कहाँ जा रहे हैं। पहले तो ये देखते 25,000 है, और कोई तरीका है हमारे पास घर में कैश आने का, तो 25,000 के सिवा कोई आने का तरीका है, तो सोचते कि हाँ अभी मैं डिप्लोमा में पहुंच गया, 10वीं में पढ़ता था, उसके पुरानी किताबें बेच दी मैंने, उसकी सब इंपॉर्टेंस गाइड्स और नोट्स सब, तो उसके मुझे 1,000 रुपये मिल गए। तो 25,000 के ऊपर 1,000 भी आपकी रेवेन्यू जनरेशन है, वो कैश इन है। आपने अपने घर में जो फालतू चीजें हैं वो निकाल दी, आपकी प्रॉपर्टी बेची जो भी हो, तो कैश इन हो गया। बाद में आपने 25,000 का या 26,000 का खर्चा कहाँ किया, तो बोले कि भाई 1,000 रुपये का तेल का डिब्बा लेके आ गए, या 500 रुपये की सब्जी लेके आ गए, तो ये आउटफ्लो आप उसका स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक इसी हिसाब से यहाँ जो भी हमारी फैक्ट्री है या बिजनेस है या एंटरप्राइज हमारी चल रही है, उसमें भी इसी हिसाब से हमारी केस हमें मैनेज करनी होती है। जो एनसाइक्लोपीडिया में क्या कहता है वो देख। तो केस फ्लो के लिए भी उसने यही बताया है कि वो भी एक डाटा हमें देता है, ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दोनों चीज वो यहाँ हमें कैश फ्लो में देता है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी हमें उसका दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही सीधा दिखाता हूँ यहाँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, वो दोनों बीच में ऐसे लोग ऐसे ही यूज करते हैं, और छोटी छोटी कंपनियां तो उसके बारे में सोचती भी नहीं है। लेकिन फंड फ्लो और कैश फ्लो में जो बेसिक फर्क है, यहाँ पे सीधा यहीं पढ़ लेते हैं थोड़ा। जो कैश फ्लो है वो क्लियरली शोज द मूवमेंट ऑफ कैश अराउंड द बिजनेस, मतलब कैश का मूवमेंट ही दिखाता है। और फंड फ्लो जो है ये हमारा वर्किंग कैपिटल है, ये भी हमें उसमें जो घूमता है वो भी दिखाता है। तो फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस क्या है वही समझना है। फंड फ्लो वर्सेस कैश फ्लो यहाँ जो दिखा है, द मेन सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट इज दैट दे आर बोथ प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ ऑपरेशन। जो भी समय मर्यादा में दी गई है उस दरमियान हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था वो समझने के लिए दोनों स्टेटमेंट बनाया जाता है। The two statements are prepared specifically to obtain an overview of company's liquidity
मतलब एबिलिटी टू पे द डेब्ट्स, हमारे पास कंपनी की जो ऋण चुकाने की क्षमता है या खर्च करने की क्षमता है वो कितनी है वो समझने के लिए है। द टू स्टेटमेंट आर क्वाइट डिफरेंट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे रिकॉर्ड, मतलब वो दोनों में एकदम विभिन्नता है जो रिकॉर्डिंग उसमें करते हैं, मतलब जो डेटा रखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश विद इन अ बिजनेस एज a रिजल्ट ऑफ इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। रोज की रोज जो हम लिखते हैं वो सब कैश में ही होता है, तो वो जो हम लिखते हैं वो कैश फ्लो में आता है। वेयर एज द फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन द बिजनेस वर्किंग कैपिटल, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसमें जो चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है। मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो जो रिकॉर्ड रखते हैं, डेली डायरी रखते हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। उसकी समरी करके जो बनता है उसके हिसाब से जो बन जाता है उसमें फंड भी ऐड करना होता है। पूरे महीने में कहीं भी फंड होता है, बैंक का चेक होता है, वो पास हो जाता है, तो वो सब भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है इसके हिसाब से हमें वो स्टेटमेंट बनाने होते हैं। अभी हमें क्या करना होगा, ये अभी अब तक हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ रहे थे उसमें बहुत डीप में जाएंगे तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो अभी पावर प्लांट भी चलाना है और ऑटोमोबाइल भी चलाना है और रोबोट भी डिजाइन करने हैं। उसमें ये सब की जरूरत नहीं है, ऐसा काफी लोग मानते हैं, इसलिए काफी लड़के ये पढ़ते भी नहीं है कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें पास हो जाए इतना काफी है। क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ मार्क लाने के लिए, बाद में तो हमें नौकरी करनी है। लेकिन आज के तारीख में जो भारत में बिजनेस बन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आपको भी इसमें लोन मिल रही है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो प्राधान्य दिया जा रहा है, तब हमें ये पढ़ना जरूरी बन जाता है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम समझ लेते हैं बेसिक, तो बाद में जैसे जैसे बिजनेस करते जाते हैं ऐसे ऐसे हमें और इंसाइट मिलती है, बिजनेस समझने लगते हैं। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमने आज तक तो समझ रहे थे 3-4 दिन से, ये हमने आज यहाँ हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से खत्म कर दी। जो 25 टर्म्स थी ये मैंने आपको दिखाई, एक बार फिर से उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। ये माइक्रो टर्मिनोलॉजी जो हमारे सिलेबस में समझना है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है, मीन्स ऑफ रिसोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे है, ये फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट क्या क्या होती है, इक्विटी फंड और डेप्ट फंड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। बाद में जो बेसिक बिजनेस में सेलिंग प्राइस और फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस करना होता है, तो तीनों चीज क्या है और उसको हिसाब से ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमने थोड़ी देखी थी। सीवीपी एनालिसिस की हमने एक एक्सेल शीट में दिखाई थी। बाद में सीओसी, आरओआई, लिक्विडिटी, ये भी हमने देख लिया है। ये इंपॉर्टेंट थोड़े रेशियोज होते हैं, वैसे 6 या 7 इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, इसमें से हम बेसिक रेशियो ही देखें कि डेप्ट इक्विटी रेशियो है, डेप्ट सर्विस रेशियो है, इंटरेस्ट डिविडेंड डीपीएस क्या है वो भी देखा था। और आज की तारीख में हमने ये बेसिक 4 टर्मिनोलॉजी जो है उसका एकदम फंडामेंटल क्या मतलब होता है वो समझने का प्रयास किया है। और ये 25 व्याख्याएं, उसमें से कोई ना कोई 3 या 4 व्याख्याएं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो व्याख्या लिख के आप मार्क तो ले ही लेंगे। लेकिन अगर आप जब भी बिजनेस शुरू करें तब इसको अच्छी तरह समझ के आपका बिजनेस जो है वो अच्छा प्रॉफिट वाला बने, आप भी एक एकदम अच्छे एग्जाम्पल से सोसाइटी में प्रस्तुत हो, आपको देख के लोग प्रेरणा ले सके, इस हिसाब से इसमें से कुछ समझदारी पाने का प्रयास करना। तो आज हमने जो फाइनेंस मैनेजमेंट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ ख़त्म कर दी है। अभी नेक्स्ट टाइम से अभी हम जो मिलेंगे उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसका नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके बारे में थोड़ा हमारे लेवल डिप्लोमा लेवल पे जो चाहिए उसमें से स्टडी करेंगे। एकदम बेसिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, इसके बारे में अगले पीरियड में मिलेंगे तब चर्चा करेंगे। आज आपने ये लेक्चर शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।